अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो बहुत सी करने की होती हैं, लेकिन सेलेक्ट किया जाता है आपके से क्या इशू डिस्कस किया जाए। एक तो FATF वाले मसले पे बात कर रही हैं, आपसे इजलास होने जा रहा है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो शरीफ ख़ानदानों के मुतालिक जो समाअत हुई शरीफ ख़ानदान के टैक्स के मुतालिक, फिर ख्वाजा आसफ़ की जो नैब के डिवीज़न बेंच के सामने जस्टिस आलिया नीलम के बेंच के सामने समाअत हुई, वो आपसे बताना है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट बुनियाद जो पीछे एक प्रेसिडेंट सेट कर लिया है उसी को सामने रखते हुए ज़मानत दे जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट सेट किया है अगर उसको सामने रखें तो ख्वाजा आसफ़ की ज़मानत बनती नहीं है, चूँकि नैब ने रेफरेंस फाइनल करके भिजवा दिया है चेयरमैन नैब की अप्रूवल के लिए। अभी आपके साथ गैर कानूनी असासी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है जैसे आलिया नीलम की सरबराही में 2 मेंबर बेंच के पास। और अदालत ने, आपको याद है कि रेफरेंस दायर करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी, और इसमें नैब की जानिब से जो बेबुनियाद इल्ज़ामात पर गिरफ़्तार किया गया, ये ख्वाजा आसफ़ के वकील का मौक़िफ़ रहा। उनका जिस्मानी रिमांड के दौरान कुछ भी साबित करने में हैरान कुन बात है, जिस्मानी रिमांड में साबित क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन उसके बाद फाइनल रेफरेंस में साबित करना है। इन्वेस्टिगेशन आप देखिए ना, अगर फिजिकल रिमांड हो भी जाए 90 दिन का रिमांड है, आपको पता है नैब के आम केसेस के अंदर रिमांड है 14 दिन का, नैब में है रिमांड 90 दिन का, एंटी टेररिस्ट कोड में भी रिमांड है 90 दिन का। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्हीं दिनों में कुछ साबित करना है। साबित तो अदालत के अंदर होना होता है, केस प्रीलियर होना होता है, उन्हें मुलज़म के ऊपर है, उसने साबित करना है कि मैंने ये असासे जो हैं जायज़ बने हैं। बहरहाल ये उनकी इस्तदा थी कि ज़मानत मंजूर की जाए, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने या नैब की जानिब से ये था कि जायद असासे बनाए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में मुनव्वस रहे हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और ज़मानत मुस्तरद की जाने की इस्तदा की थी। और ये अब बात जब बहस करते उन्हें बताया वकील ने कि FIA की जानिब से भी जुलाई 2019 में उन्हें इल्ज़ामात की बुनियाद पर नोटिस भेजे गए, तमाम सबूत पेश किए, जिसके बाद FIA ने दोबारा तलब नहीं किया। जून 2020 में नैब रावलपिंडी ने लाहौर में इंक्वायरी मुंतकिल की गई, ये उनके वकील का कहना है। और उन्होंने रावलपिंडी से लाहौर जो इंक्वायरी है वो मुंतकिल करने का काम जो है, जो इक़दाम है, वो चैलेंज किया। और गैर मुल्की जैंक रेस्टोरेंट का जिक्र आता है, उसमें 25 गैर मुल्की जो है ना 1990 में $25,000 की इन्वेस्टमेंट की, और इन इन्वेस्टमेंट से मुतालिक तमाम कागजात क्लियर हैं, डिक्लेयर हैं, और जवाब में इसका जिक्र भी किया है। 1990 से 2002 तक रेस्टोरेंट इन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये वकील प्रोसिक्यूटर जो नैब है फैसल साहब बग़ारी ने अदालत के सामने बताए हैं। इनके मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो पैसे, आपको पता है इसमें कशमाला तारिक के अकाउंट में भी पैसे शिफ्ट हुए थे, इनमें उनके अपने मुलाजमी के नाम से, राइस ट्रेडिंग के हवाले से, वो सारी चीज़ इतना मवाद मौजूद है ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट, और बड़ा मुश्किल है, चूँकि रेफरेंस भी दायर हो गया, लेकिन बज़ाहिर एक इम्प्रेशन ऐसा दिया गया है कि ये ज़मानत हो जाएगी। अब पता नहीं ये इम्प्रेशन क्यों दिया गया और क्यों बिल्ड किया गया है। ये ख्वाजा आसिफ के वोकलान या मुस्लिम लीग नून के अंदर चहमगोइयाँ जारी हैं, लेकिन अगर देखा जाए सेक्शन 9 की प्रोविज़न को अगर पढ़ कर देखा जाए, और ख़ास तौर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखा जाए, तो इन तमाम जुराइम में बराह रास्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ख्वाजा आसिफ इन्वॉल्व हैं। इनके मुलाजमीन और इन्होंने इनकी जितनी जायदादें हैं सियालकोट में ले रहे हैं, लाहौर में ले रहे हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई है उसके हवाले, यानी एविडेंस इतनी ज़्यादा है। कोशिश आज उनके वकील ने यही कही है बताने की कि सारी चीज़ें डिक्लेयर हैं, लेकिन इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए और बात है। अगर TTAं लगी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, तो आपको एक्सप्लेन करना है उन चीज़ों को। तो उन चीज़ों को अगर सामने रख कर अगर आप देखें ना तो बड़ा मुश्किल है। और जो यहाँ जो बात सामने रखी है कि एक और जो चीज़ ख़ास है, उन्होंने अकामे पे केस को चलाने की कोशिश की। इस पे उन्होंने बताया कि ये नैब के प्रोसिक्यूटर ये अकामे का केस है नहीं है,
और वकील जो थे ख्वाजा आसिफ के, उन्होंने कहा नैब ने सवालनामे के जितने जवाब मांगे वो नैब इनको वो बाकायदा दे दिए हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। ये इनका कहना है ख्वाजा आसिफ के वकील का कि इन्वेस्टिगेशन जो है ना, जो तफ्तीश जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है। और नैब के प्रोसिक्यूटर फिर अदालत को ये बताया कि नैब का रेफरेंस जो है वो इस्लामाबाद भेज दी है और इसलिए इनको ज़मानत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने वकील ने फिर ये अदालत को बताया जिनको इनको जेल में रखने का कोई इनको फ़ायदा है, कोई तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है। आपको पता है कत्ल के मुलज़म भी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, पर तो ऑटोमेटिकली ज़मानत मिल जानी चाहिए। ये कवानीन नहीं है। यानी बुनियादी तौर पर जेल में रहने का मकसद है कि आपके अगेंस्ट केस बनता है, प्रामा फिशाई केस बनता है, और अगर आप बाहर आएंगे एविडेंस टेम्पर कर सकेंगे, आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। और नैब के केस में तो वैसे भी आपके सामने आ चुका है, हार्डशिप की बुनियाद पर, सिर्फ हार्डशिप की बुनियाद पर जमानत हो सकती है, सिर्फ हार्डशिप की बुनियाद पर या मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। आपने खुर्शीद शाह के केस में भी देख लिया है, फरूख शाह के केस में भी जमानत वापस ले ली है, बेल बिफोर रेस्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल को सामने रखे तो इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का मूड आपके सामने है, वो अमूमन बेलें दे रही है। अगला जो इशू बात करनी है, शुगर मिल में जो केस जो चैलेंज किया था ऑडिट के हवाले से, उन्हें स्टे मिला हुआ था, डे टू डे प्रोसीडिंग चल रही थी। जस्टिस जवाद हसन के पास ये मामला आया, अदालत ने यह दरख्वास्त निपटा दी और कहा गया है कि मुतलका फोरम से रुजू करे। और मुतलका फोरम से रुजू किया गया, बराह रास्त अब हाईकोर्ट आ कैसे सकती है, ये अदालत का कहना। और उन्होंने इसमें चेयरमैन FBR, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और दीगर को फरीक बनाया था। 21 मई को 2015 के टैक्स ऑडिट के लिए शोकास नोटिस, ज़ाहिर वजूह का जिसे नोटिस कहते हैं कहना है, नोटिस में 1,93,35,18,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की वजाहत मांगी गई। FBR नोटिस पर तमाम दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी फराहम कर दिया गया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को ने 21 मई को नोटिस वापस लिया था, ये उनका कहना था। डिप्टी कमिश्नर ऑडिट ने मालियाती हदफ हासिल करने के लिए 21 मई को बदनीति की बुनियाद पर शोकास नोटिस, ये 30 जून के टारगेट को सामने रखते हैं कि 30 जून आने वाली है, ये को बुनियाद बनाकर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब 2015 के ऑडिट नोटिस वापस होने के बाद इज़हार वजूह का नोटिस कारण जारी करना आइन और टैक्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है, ये उनके वकील का अदालत करना है। FBR शुगर मिल्स, रमज़ान शुगर मिल से ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर टैक्स की मद में रकम का मुतालबा कर रही है। और FBR के डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और रमज़ान शुगर मिल को ज़ाहिर वजूह का नोटिस भिजवाया, जो कि खिलाफ आइन और खिलाफ कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से है। और इस नोटिस को उन्होंने कहा था कि जो ऑडिट का नोटिस भिजवाया, टाइम गुजर गया, ये बात भी सामने, ये गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे और असहतमी फैसले तक FBR को तादीबी कार्रवाई से रोके। अदालत ने सारी बहस सुनी और उन्होंने कहा ये पहले आपको शोकाज नोटिस आ गया, पहले आप वहाँ जाएँ, मुतलका फोरम जाएँ, वहाँ चैलेंज करें, वहाँ अगर आपकी बात ना सुनी जाए फिर आप अदालत के पास आएँ। आप बराह रास्त अदालत के पास नहीं आते हैं। जस्टिस शर्जील कामरान शेख, जस्टिस शेख अकरम सीनियर वकील है, उनके साहबजादे हैं, पहले उनके पास मामला आया था, उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था और वो डे टू डे या दिनों के हिसाब से समाअत चल रही थी। आज बहरहाल ये फाइनली ये भी अगर देखा जाए तो एक तरह से हार ही है चौधरी शुगर मिल की, और शोकाज नोटिस के अगेंस्ट बराह रास्त कोर्टों में आया नहीं जा सकता। ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है अदालतों का। अगला जो इशू आपके सामने रखना है वो FATF की जो ग्रे लिस्ट के पाकिस्तान का नाम निकलता या नहीं निकलता। 5 रोज़ा जो है वर्चुअल इजलास है और ये आज से शुरू होगा। FATF के फैसलों का इतलाक 25 जून को किया जाएगा। 4 दिन ये इजलास चल रहा है। आज आपको पता है 21 जून है, ये 5 रोज़ा इजलास है, 25 को फाइनली फैसला किया जाएगा। और जो FATF के हवाले से पाकिस्तानी रिपोर्ट पर RCRG की सिफारिशत का जायज़ा दिया जाएगा। ICRG की सिफारिशत की रोशनी में ATF फैसला करेगी। ICRG ने पाकिस्तानी रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशत मुरतब की हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को ATF से अच्छी खबर की उम्मीद है
और पेश रफ्त रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से पेश रफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर पता है कि पाकिस्तान ने कवानीन बनाने की कोशिश की, मौजूदा हुकूमत ने भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से, लेकिन अपोजिशन आड़े आ गई थी और उसका नुकसान ये है कि पाकिस्तान FATF से बाहर निकल नहीं पा रहा। पाकिस्तान ने देखें दहशत गर्दों को माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून साजी की, 27 शराइत पर मुकम्मल या जुज़वी अमल दरामद कर लिया है। और मज़ीद हुकाम जो कहते हैं कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 27 में से कोई भी शर्त नामुकम्मल नहीं है, जुज़वी या मुकम्मल तौर पर अमल कर लिया है। जनवरी 2019 में पाकिस्तान ने सिर्फ एक शर्त पर मुकम्मल अमल दरामद किया था। जनवरी 2019 में एक पर जुज़वी अमल दरामद और 25 शराइत नामुकम्मल थी, जबकि अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने 21 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया था। अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान ने ATF की 6 शराइत पर जुज़वी अमल दरामद कर लिया था। फरवरी 2021 तक पाकिस्तान ने FATF की 24 शराइत पर मुकम्मल, जबकि 3 शराइत पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद कर लिया है। लग ये रहा है कि जो एजेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक एजेंडा चल रहा है, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान पे ये पाबंदी बरकरार रहे, लेकिन बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि पाबंदी शायद पाकिस्तान से उठ जाएगी और ये एक अच्छी खबर, ये हवा का अच्छा झोंका होगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।